Hello you all, this is Mahesh Kumar and once again you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. In this video we are going to study about the Laburnum Top. The Laburnum Top is a wonderful poem which is composed by Ted Hughes. Okay, Ted Hughes was a British poet who was born in 1930 in UK and died in 1998. He is considered to be one of the greatest poets of 20th century. And apart from being a poet, he is also well known for his abilities as a translator, his achievements as a translator. He was a person of special renown for children's writings. Okay, he was very famous for his children's writings. And above all, he is a poet above par. ओके एक स्पेशल टाइप की रिकग्निशन, एक स्पेशल टाइप की रिनोन को वो एंजॉय करते हैं पोएट. ओके, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की पोएम्स लिखते हैं. तो ये जो पोएम है ये द लेबरनम टॉप पर है. इसका जो टाइटल है द लेबरनम टॉप है. और लेबरनम हमारे यहाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो लेबरनम हमारे यहाँ कहते हैं अमलतास को. ओके, ये देखिए कुछ कुछ ऐसा होता है ये पेड़. ओके, इस तरह के पेड़ होते हैं, येलोइश कलर के इन पे फूल आते हैं ढेर सारे. ओके, और जब ये पूरी तरह से फूलों से लद जाते हैं तो एक अलग ही तरह का एक ऑरा, एक सीन क्रिएट होता है. ओके, और इस पे इसके साथ जो बर्ड दिखाई गई है, जो गोल्ड फिंच बर्ड दिखाई गई है, वो ये बर्ड है. ओके, ये देखिए ये बर्ड है गोल्ड फिंच. और ये पूरी तरह से जैसे वो आपने देखा था ट्री को, और ट्री का जो कलर था वो येलोइश कलर था पूरी तरह से, और बीच बीच में जहाँ से उसमें जो ओपन स्पेस दिखाई दे रहा था वो ब्लैकिश टाइप का लग रहा था. तो वैसे ही ये जो बर्ड है येलोइश कलर की है और बीच बीच में उसके स्पॉट्स हैं ब्लैकिश. ओके, तो इस वजह से ये पूरी तरह से छुप जाती है इस पेड़ पे अगर बैठती है तो. ओके, उसके रंग में रंग जाती है और एक नेचुरल कैमोफ्लाज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से चिड़िया वहाँ पे नज़र नहीं आती. इसीलिए ये जो चिड़िया है स्पेशली इन्हीं पेड़ों को अपना घोंसला बनाने के लिए चुनती है. ओके, क्योंकि यहाँ उसकी सिक्योरिटी, उसके बच्चों की सिक्योरिटी जो है वो एश्योर्ड हो जाती है. इसीलिए जो ये बर्ड है वो इसी पेड़ को चुनती है अपना घोंसला बनाने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को सही सलामत रख सके. ओके, तो ये इस पोएम की थीम है कि किस तरह से जो गोल्डफिंच बर्ड है वो उस पे घोंसला बनाती है, क्यों बनाती है, और उसके आने से जो है उस पेड़ पे बहार आ जाती है. वही पेड़ जो कि अदरवाइज भले से दूर से देखने में सुंदर लगता है लेकिन वैसे निर्जन सा रहता है. निर्जन सा मतलब डिसोलेट सा रहता है, वहाँ कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा रौनक नहीं रहती. और उसकी वजह यह है क्योंकि ये पेड़ बेसिकली विषैला होता है. इसका एक एक पार्ट इसका विषैला होता है. इस पे बेरी जैसे छोटे छोटे फल आते हैं. उन फलों को अगर कोई एडल्ट भी खा ले, 4-5 फलों को, तो ये उसकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है. साथ ही इसके बीज भी जहरीले होते हैं. तो इसी वजह से अधिकतर जो पशु पक्षी हैं वो इस पेड़ के आसपास आना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये जो है थोड़े डिसोलेट से रहते हैं, निर्जन से रहते हैं, सूने से रहते हैं. ओके, और गोल्डफिंच जो बर्ड है वो स्पेशली इन्हीं को अपना घोंसला बनाने के लिए चुनती हैं, जिससे कि उनके जो बच्चे हैं वो खतरों से सुरक्षित रहें, उनकी जान सुरक्षित रहे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मेन पोएम को. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. ओके, तो पोएट कह रहा है कि जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम ट्री का जो टॉप है वो पूरी तरह से साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, और पूरी तरह से हम कह सकते हैं शांत के साथ साथ एक बिल्कुल उसमें किसी तरह की गति नहीं हो रही है. ओके, स्थिर है, शांत भी है और स्थिर है, क्वाइट स्टिल.
इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, कौन सा टाइम है? सितंबर की आफ्टरनून का टाइम है, और लेबनम टॉप जो है वो पूरी तरह से स्टिल है और साइलेंट है। ओके, और इसकी कुछ पत्तियां हैं जो पीली हो रही हैं। पीली होती पत्तियों से ही देखिए येलो सितंबर भी कहा गया है यहाँ, क्योंकि ये जो टाइम है ये ऑटम का टाइम है। ओके, ऑटम का यानी पतझड़ का टाइम, जिस समय की पौधे जो हैं, पेड़ पौधे सभी लगभग वो अपने पत्तों को गिराने का प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, जिससे कि आने वाली ठंड में वो उस ठंड से पूरी तरह से मुरझाने से बच जाएं। ओके, पतझड़ का सीजन होता है ये, तो वही सीजन यहाँ डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, इसीलिए येलो सितंबर कहा गया है पोएट के द्वारा। ओके, और आगे ही वो कह रहा है कि कुछ पत्तियां जो बची हैं वही पीली हो रही हैं। ऑल सीड्स डाउन फॉलन, ओके, सारे जो उसके जो बीज हैं वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। ओके, तो ये कब तक शांत था, कब तक स्थिर था? जब तक कि वो गोल्डफिंच वहां नहीं आ जाती, जिसने वहां अपना घोंसला बना रखा था। ओके, वो गोल्डफिंच वहां आती है और उसके आते ही एक ट्विचिंग चिरपसी शुरू हो जाती है। एक चिड़ियों का जो कोलाहल होता है, हल्का फुल्का शोर होता है उनकी आवाज़ से, वो शुरू हो जाता है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, ओके, जो स्टिलनेस थी वो दूर हो जाती है। ओके, मूवमेंट होती है पेड़ में, क्योंकि चिड़िया आकर के बैठती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा पौधे में, पेड़ में, उसकी डाली में। ओके, तो वही कह रहा है पोएट कि एक अचानक से ही एक थोड़ी सी मूवमेंट होती है उसमें, स्टार्टलमेंट होती है। जैसे स्टार्टलमेंट वैसे आता है चौंकने के लिए। ओके, तो जैसे पेड़ है आराम से खड़ा है वो, ओके, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, और अचानक से एक चिड़िया आकर के बैठ जाती है, तो एक जैसे हड़बड़ी में पेड़ उठ जाता है। कुछ इस तरह से पोएट ने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। ओके, एट अ ब्रांच एंड, वो खास तौर से एक ब्रांच के एंड पर आकर के बैठती है। देखिए है क्या, स्ट्रेटेजिकली चिड़ियाएँ ऐसा करती हैं, क्योंकि उनका घोंसला होता है उस पेड़ में, तो वो ऐसा नहीं करती कि जैसे बाहर से आएंगी वो सीधा लापरवाही के रूप में वो सीधा आएंगी और सीधे अपने घोंसले में पहुंच जाएंगी, बल्कि वो पहले पेड़ पर जनरली एक उतरती हैं और उसके बाद चारों तरफ का नज़ारा लेती हैं, ऑब्जर्व करती हैं माइन्यूटली आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास के क्लाइमेट को, आसपास की चीज़ों को। ओके, वो ये देखती हैं कि आसपास कोई शिकारी जानवर तो नहीं है, कोई शिकारी पक्षी तो नहीं है जो उनको यहाँ आकर के देखकर उनके बच्चों को वहाँ होने का अंदाज़ा कर सके और फिर उनके बच्चों के लिए कोई खतरा क्रिएट कर सके। और जब उन्हें लगता है कि आसपास कोई नहीं है, तब वे चुपके से, जैसे यहाँ पोएट आगे बताएगा, चुपके से अपने बच्चों के पास अंदर घोंसले में जाती हैं और उनके लिए जो भी उनकी फीडिंग के लिए लाई होती हैं वो उसको खिलाती हैं। ओके, तो इसीलिए उस चिड़िया के वहाँ आकर के बैठने से, वो पहले आकर के बैठती है ब्रांच के एंड पर। ओके, तो उस एंड पर बैठने की वजह से ही पेड़ में थोड़ी मूवमेंट होती है, पेड़ हिलता है। देन sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes its full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity mask. ओके, तो पहले ब्रांच के एंड पर आकर के बैठी चिड़िया गोल्डफिंच, और उसके बाद वो चुपचाप बिल्कुल बहुत ही स्लीकली मतलब बिल्कुल झुक करके, क्योंकि बहुत घना पेड़ है, ओके, उसमें बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं है, इसलिए वो बहुत झुक करके, जिस तरह से कि आपने कई बार देखा होगा कि जो शेर हैं या दूसरे जो बिग कैट्स हैं, जब वो जंगल में ओपन मैदान में स्पेशली शिकार करते हैं तो घास में दुबक करके, छुप करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसी तरह से चिड़िया जो थी उस तंग से स्पेस से होकर के गुजरी, चुपचाप सी एकदम, जो किसी को ज़रा भी एहसास ना हो। ओके, अलर्ट थी वो, सावधानी से पूरी तरह से तब अंदर गई, चारों तरफ देखभाल करके, और बिल्कुल अचानक से, मतलब ओके, शी एंटर्स द थिकनेस यहाँ उसके जो घनी डालियाँ हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, पोएट ने
उसकी डालियां ना दिखा करके थिकनेस वर्ड इस्तेमाल किया है। तो वो उसके जो घना जो पेड़ था उसके अंदर पहुंच जाती है अपने घोंसले की तरफ, और उसके वहां पहुंचते ही एक ज़बरदस्त सा शोर होता है। ज़बरदस्त सा शोर, एक तो बच्चे और उसके चहचहाने से, बोलने से, दूसरा उनके पंखों के फड़फड़ाने से, ओके, और तीसरा इन सब से जो पेड़ में जो मूवमेंट होती है, उसकी पत्तियां जो आपस में टकराती हैं उन सब से। तो पंखों से प्लस उनके शरीर के ट्रेमर्स से प्लस पत्तियों वगैरह से और उनके बोलने से, इन सब से एक अजीब सा शोर शुरू होता है, और पूरा पेड़ जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं लाइव होता है, जीवित होता है। जो अभी तक शांत था, जो अभी तक बिल्कुल किसी तरह की मूवमेंट नहीं शो कर रहा था, उस पेड़ में अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि ढेर सारी एनर्जी आ गई है, ढेर सारी ऊर्जा आ गई है। किसकी वजह से? उन मेहमानों की वजह से जो कि वहाँ कुछ दिनों के लिए अपने सुरक्षा के लिए ठिकाना बनाए हुए हैं उसको। ओके, शी स्ट्रोक्स इट फुल, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। पोइट ने उसको अब उसकी फैमिली के, बर्ड की फैमिली के इंजन से कंपेयर किया है। ओके, इस सब को जो दिखाया है उसने इस तरह से दिखाया है जैसे कि मशीनाइजेशन कर दिया है। ओके, वो कहता है पोएट कि इससे जो है कोलाहल होता है, आवाज़ होती है, और इसको हम कह सकते हैं, ये जो आवाज़ है ये कह सकते हैं कि चिड़िया के परिवार के इंजन की आवाज़ है। और वो जो इसका जो ड्राइवर है वो कौन है? वो चिड़िया है, गोल्डफिंच है, और इसीलिए वो अपने इंजन को फुल थ्रॉटल में चला रही है। ओके, फुल स्पीड उसको देती है, शी स्ट्रोक्स इट फुल, पूरी एनर्जी उसको देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। ओके, पूरी एनर्जी से मतलब है जितना भी वो अपने साथ खाना लाई थी वो सब उनको खिलाती है, उनको हैंड ओवर करती है खिला करके, और फिर से चुपचाप बाहर आ जाती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ओके, और बाहर आती है तब हमें उसका पूरा चेहरा सामने से दिखाई देता है, जो कि कैसा है? बार्ड। ओके, कुछ धारियां धारियां सी होती हैं उसके चेहरे पर, सामने से फेस पर उसके, तो इसीलिए उसके लिए बार्ड वर्ड इस्तेमाल किया पोएट ने, एंड आइडेंटिटी मास्क। ओके, और ये जो उसका चेहरा है वो पर्टिकुलरली उसका है, उसके जैसी और कोई चिड़िया नहीं होती, इसीलिए यही उसका आइडेंटिटी मास्क की है, उसकी आइडेंटिटी है। ओके, हम उसके चेहरे को, हम उसके फेस को देख करके ही पहचान सकते हैं कि ये गोल्डफिंच है। ओके, इसीलिए यहाँ उसकी आइडेंटिटी, उसके फेस को ही उसकी आइडेंटिटी बताया गया, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ओके, आगे देखिए, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चरप विस्प्रिंग्स, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चरप विस्प्रिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। अब ज़रा याद करिए, अगर दिवाली पे आपने रॉकेट चलाए हों तो उस खास तरह की आवाज़ को, जब उस आप रॉकेट को आग लगाते हैं और वो नीचे से ऊपर जाता है। ओके, तो ठीक वैसे ही चिड़िया एक वो खास तरह का हॉर्न सा देती हुई, एक सीटी जैसी आवाज़ करती हुई आसमान में ऊपर की तरफ उड़ जाती है, चर्पिंग करती हुई, विस्परिंग करती हुई। ईरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग्स। ओके, वो सीटी जैसी आवाज़ और प्लस उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक विस्परिंग है उसकी आवाज़ के साथ लॉन्च हो जाती है सीधे उस रॉकेट की तरह से आसमान की तरफ, टूवर्ड्स द इन्फिनिट। ओके, इन्फिनिट इज यूज्ड हियर टू डिनोट स्काई, आसमान की तरफ। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो जो पेड़ है जैसे वो पहला था साइलेंट एंड स्टिल, ठीक वैसे ही फिर से ऐसा हो जाता है जैसे कि उसमें कुछ नहीं है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो लेबनम जो अभी थोड़ी देर पहले कोलाहल से भरपूर था, मूवमेंट से भरपूर था, फिर से ऐसे हो जाता है जैसे उसमें कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल अलोन, इट इज़ एम्प्टी। ओके, इट इज़ कंप्लीटली एम्प्टी, है ना। फिर से वो वैसे साइलेंट, वैसे ही स्टिलनेस उस पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनको पता है कि उनकी सलामती के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी उनकी माँ उनके आसपास ना हो तो वे शांत रहें, चुपचाप रहें, जिससे कि किसी को उनके वहाँ होने का एहसास ना हो। ओके, अदरवाइज़ अगर किसी शिकारी पक्षी को पता चल गया कि यहाँ पर चिड़िया के बच्चे हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।
ओके तो इसीलिए being well aware of the security of the threats that can be hovering there, okay, they again goes to stillness, they again goes to silence. okay तो यहीं पर हमारी पोयम समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी तरह से पोएट ने दिखाने की कोशिश की है एक तरह से बाइलेटरल जो रिलेशनशिप है, ओके, म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है चिड़िया का और पेड़ का, वो ओके एक ऐसा पेड़ जो कि जहरीला होने की वजह से निर्जन रहता है, खूबसूरत भले से हो लेकिन जहरीला है, जहरीला होने की वजह से निर्जन रहता है, साइलेंट रहता है, उस पर कोई पशु पक्षी नहीं आते। उस पेड़ पर भी रौनक है, किसकी वजह से? उन चिड़ियाओं की वजह से, ओके, जो वहाँ अपनी सिक्योरिटी की वजह से आई हैं, और जैसे ही वो बड़ी होंगी वो भी यहाँ से श्योरली छोड़ करके चली जाएंगी। ओके तो दोनों में ही आपसी में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वो उसको जीवित रखे हुए हैं ऐसे मौसम में जो कि पतझड़ का मौसम है, ओके, और उधर वो पेड़ जो है उनको सुरक्षा दे रहा है। ओके तो बहुत ही अच्छी तरह से एक म्यूचुअल कोऑपरेशन क्या होता है ये दिखाने की पोएट के द्वारा कोशिश की गई है। चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। ओके तो अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें सबसे पहले, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। देयर इज नो सेट राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ओके, एंड देयरफॉर इट इज कंपोज्ड इन फ्री वर्स। जब भी कोई वेल डेलिनेटेड राइमिंग स्कीम नहीं होती तब हम कहते हैं कि वो फ्री वर्स में लिखी हुई है। ओके इसके अलावा जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज हुई हैं उनको देख लीजिए। अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो येलो सितंबर को कहा गया है, येलो सितंबर इज यूज्ड फॉर ऑटम। ओके यहाँ पे ऑटम यूज करना चाहिए था पोएट को, ओके लेकिन वो ऑटम को रिप्रेजेंट कर रहा है येलो सितंबर से, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके येलो सितंबर थोड़ी ना येलो होगा, मौसम येलो हो सकता है, ओके इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकेंड लाइन में ही एलिट्रेशन भी है, जब सितंबर और सनलाइट दोनों ही वर्ड्स के जो शुरुआती लेटर्स हैं वो एस हैं, ओके इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो सेकंड स्टेंजा में स्लीक एज अ लिजर्ड में सिमली है, ओके वो चुपचाप छिप करके किस तरह से जाती है अंदर, उसको छिपकली की मूवमेंट से कंपेयर किया गया है एज वर्ड यूज करके, इसलिए यहाँ पे सिमली है। ओके नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें शी एंटर्स द थिकनेस अ मशीन स्टार्ट्स अप, ओके मेटोनिमी है यहाँ पर, एंटर्स द थिकनेस, यहाँ थिकनेस वर्ड यूज किया गया है, घनत्व दिखाने के लिए यूज किया गया है, हालांकि वो एंट्री जो करती है वो एंट्री किस में करती है? पेड़ में एंट्री करती है, घने पेड़ में। तो घने पेड़ को घना पेड़ ना बोल करके वो थिकनेस यूज किया है, दूसरा वर्ड यूज किया है उसकी जगह पे, इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। ओके जब भी हम किसी भाव को, किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल यूज ना करके, तो वहाँ पे मेटोनिमी रहता है, इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको मेटाफोर मिलेगा, ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ओके इसमें मेटाफोर है। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये पर्सनिफिकेशन है। यहाँ वो थ्रिलिंग जैसी जो चीज़ है ये भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, तो पेड़ में भावनाएं नहीं होती। ओके इसीलिए अगर पेड़ को ह्यूमन बीइंग्स की तरह से दिखाया गया है तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ओके इसी तरह से यहाँ भी अलिट्रेशन है, कई सारे वर्ड्स जो हैं वो टी से शुरू हो रहे हैं, द और ट्री, ट्रेम्बल्स, ऐसे ही थ्रिल्स, एक ही लाइन में 4 वर्ड्स जो हैं वो टी से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन है। ओके इसी तरह से आप देखेंगे तो इसके लास्ट लाइन में इस स्टेंजा की फिर से ट्रांसफर्ड एपिथेट मिलेगा, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ओके बर्ड फेस कहा गया उसको, ओके इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ईरी डेलिकेट विसल चरअप, यहाँ पे साउंड को डिनोट करते हुए वर्ड्स का यूज किया गया है। ऐसे वर्ड्स जो किसी न किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे
ओनोमेटोपिया होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है। एंड सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट, यहाँ इन्फिनिट आकाश के लिए यूज हुआ। फिर से जैसे यहाँ पे देखिए थिकनेस यूज हुआ था घने पेड़ को दिखाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे इन्फिनिट यूज हुआ आकाश के लिए। उसने डायरेक्ट स्काई यूज ना करके इन्फिनिट यूज किया है, इसलिए यहाँ फिर से मेटोनिमी है। ओके, ऐसे ही अगर आप लास्ट लाइन में देखेंगे तो लास्ट लाइन में नहीं बल्कि कई जगह पे एक ही वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन होगा। ओके, जहाँ कहीं भी एक ही वर्ड एक से कई बार आता है या बार बार उसका इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे रिपीटिशन रहता है, यहाँ रिपीटिशन भी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। होप you people would find it useful. Okay, if it is so, don't forget to like, subscribe our channel, that is Zenepex Education. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Okay, bye.